नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक जो डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपको इसका मोशन का। तो आप जानते हैं किसी चैप्टर इस चैप्टर के अंदर देखो सारा बेसिक पार्ट आप सभी जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो कैसे डिफाइन होगा क्या है। लेकिन मैं देखो आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, सब चीज़ें आप डिस्कस की हुई है। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में या मोशन में होने के लिए आप जानते हैं कि उन दोनों क्वांटिटी या रेस्ट में है या मोशन में, ये चीज़ हमें देखनी है। तो हम उसका क्या देखते हैं, उसका देखते हैं पोजीशन। और पोजीशन को डिफाइन करना है तो पोजीशन डिफाइन होती है कैसे, टाइम के अकॉर्डिंग। कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं मतलब उसकी टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या उसकी पोजीशन है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप सभी जानते हैं, आपने ये सुना है कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर होता है वहां से हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि मान लीजिए एक डायरेक्शन में इतना गया, वाई में इतना गया। तो उन सभी चीज का मेजरमेंट कहाँ से कर रहे थे, इस ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन जो लिया गया है यहाँ पर, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ रही है। और इसके अकॉर्डिंग वो जिस पॉइंट पर होगा, मान लीजिए पहले ए पॉइंट पर था, बाद में वो यहाँ से मूव करके मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में मूव करा और वो बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ए से बी पॉइंट पर पहुंचा तो ये उसकी पहले जो उसका रेफरेंस उसकी पोजीशन थी वो यहाँ से डिफाइन थी, बाद में वो यहाँ चला गया। तो ये सब मेजरमेंट हम यहाँ से कर रहे थे कि उसका यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1 कोमा y1 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 कोमा y2। तो इस तरह से हमें डिफाइन किया था कि ये जो सब डिस्कशन क्या कर रहा है फिक्स पॉइंट से किया जा रहा है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। हमें जो पॉइंट डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले तो आपको पता है इसके अंदर कुछ बेसिक क्वांटिटीज को हम डिस्कशन करते हैं। तो बेसिक क्वांटिटीज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक तो डिस्टेंस की, और दूसरी क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो आप मुझे बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सिंपल डायरेक्ट हम कंपैरिजन करके बता देते हैं क्या क्या कुछ चीज़ें हम जानते हैं। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, देखो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी इसके अंदर। मोशन अलग अलग टाइप के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, कर्व्ड मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, पेरियोडिक मोशन। वो सारे मोशन के टाइप होते हैं। वो आपके कई अभी डिस्कशन में नहीं आएगा कि किसमें क्या है। हमें बेसिकली हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे उनको कैसे हैंडल करना है। तो मैं आपसे सिंपल सा मान लीजिए मैंने एक मतलब स्ट्रेट पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, किसी एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर गया। बात समझ में आ रही है। तो वो अगर स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तो इस पाथ को फॉलो कर रहा होगा। मैं बोलता हूँ अगर वो मान लीजिए इस तरह से किसी पाथ को फॉलो करते हुए गया हो बी पॉइंट पर, तो ये जो दूसरा पाथ रहा होगा। कोई मान लीजिए हो सकता है वो कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से गया हो, तो ये इसका सी पाथ था। अलग अलग तरह के पाथ फॉलो करे और वो एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो जब इस तरह का डिस्कशन करते हैं, आप जानते हैं डिस्टेंस तो होती है क्या, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। बात समझ में आ रही है। ये एक्चुअल लेंथ थी और जबकि ये क्या थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो उसे हम बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जहां से चलना स्टार्ट किया और जहां पहुंचा वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। और ये सब क्वांटिटी हम जानते हैं। देखो इसका मुझे ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। ये सब क्वांटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई। हम एम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें इन सब में बस जो मेन काम की चीज़ों को पता होना चाहिए। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा हूँ तो आप जानते हैं ये क्वांटिटी की वैल्यू जो यहाँ से ए से बी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब ये सबसे मैग्नीट्यूड में सबसे छोटा होगा। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट पर पहुंच गया। बात समझ आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करें तो देखो डिस्टेंस तो आप जानते हैं इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। मान लीजिए यहाँ की बात करूँ तो आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया और यहाँ से यहाँ तक उसका एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट था। अगर मैं बात करता हूँ कि एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराया गया, तो जो भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए किसी पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया और मैं कहता हूँ मैंने उसको 3/4 सर्कल कंप्लीट कराया, ठीक है, इस पाथ को फॉलो करते हुए। तो जब इस पाथ को फॉलो करते हुए मैंने उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचाया तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की हो। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ मान लीजिए मैं यहां लेता हूं ए बी सी डी वापिस ए,
अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा उसका 0। बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस तो यहाँ पर उसने पूरा एक 2πr लेंथ कवर करी, जबकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सर कितना हो गया, पूरा कंप्लीट सर्कल के लिए 0 हो गया। तो इस तरह से अगर हम डिस्कशन करें तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पर 0 है। अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से किसी एक पॉइंट ए से मूव कराना स्टार्ट किया, पहले बी पर लेके गया, मान लीजिए मैंने उसको ए से बी पर लेके गया, पहले 5 मीटर डिस्टेंस कवर कराई, फिर बी से वापिस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया। पहले तो कहाँ से कहाँ लेके गया, मैं ए से बी पर लेके गया, फिर मैंने क्या करा, उसको बी से वापिस रिटर्न हुआ वो और उसको वापिस मूव कराया, मान लीजिए मैंने 8 मीटर। तो 8 मीटर डिस्टेंस कवर कराई तो मान लीजिए फाइनली यहाँ पहुंचेगा तो 3 मीटर पीछे आ गया। तो फाइनल जो उसकी पोजीशन आ रही है वो कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। तो जब वो पाथ कवर कर रहा है हमारा तो उसकी इनिशियल पोजीशन तो ये वाली, फाइनल किधर है, इधर। तो जब इनिशियल को फाइनल से मिलाएंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, नेगेटिव। अगर मैं रेफरेंस लेवल लूंगा ना तो यहाँ अगर मेरा ओरिजिन है तो ओरिजिन से कितना पीछे आ गया, 3। तो अगर ये डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूँ इधर वाली, तो पक्का है सर इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी मेरी, नेगेटिव। तो कितना डायरेक्शन में चला, -3 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब -3 मीटर चला इन नेगेटिव डायरेक्शन। बात समझ में आ गई है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जबकि डिस्टेंस है हमारी, वो डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में है तो पक्का है वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों बात समझ में आ गई कि क्वांटिटी केवल और केवल पॉजिटिव रहेगी, जबकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव तीनों हो सकती है। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं सिंपल सा बात करूं, एक रेशियो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये पता है सर किसी भी पाथ के अंदर या तो डिस्टेंस, अगर ए से बी पॉइंट की बात करता हूँ मैं, ए पाथ को फॉलो कर रहे हैं जगह पर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस जो हमने कवर करी है वो और यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या है हमारे लिए बराबर है। तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, जो डिस्टेंस है वो मेरे अकॉर्डिंग किसके बराबर आ रही है, बराबर आ रही है डिस्प्लेसमेंट के। और सर अगर मैंने बी पाथ को देखा तो हमने क्या देखा कि इसने यहाँ जो कवर करी हुई डिस्टेंस है वो ज्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो जब उसका डिस्टेंस ज्यादा आ रही है डिस्प्लेसमेंट से, क्या कभी कम हो पा रही है? तो आपने कहा कि सर हमने सब कुछ करके देख लिया, ए से छोटा पाथ कोई मिल ही नहीं रहा है, तो बस बराबर हो सकता है पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो पाएगा। कौन बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस। तो सर हमने यहाँ पर देखा कि डिस्टेंस या तो बड़ी है या बराबर है किसके, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूं, आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है डिस्टेंस अपॉन में लिया है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 1 आएगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाए डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो, तो वो क्या आएगा आपके लिए, लेस देन 1 आएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। बाकी आप सब जानते हैं स्केलर, वेक्टर, इन चीजों का डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। बस ये चीजों का आपको ध्यान रखना है हमें किसके अंदर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। बाकी आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्कुलर पाथ पे मूव कराए, कर्व्ड पाथ पे मूव कराए, कहीं पे भी कराए, आप आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए मैं अगर आपसे कहता हूँ ए से डी पॉइंट पर, ए से डी मूव कराया मैंने, ए से डी मूव कराने पर मुझे पूछा जाए डिस्टेंस, डिस्टेंस जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा। ए से डी मूव कराने पर सर डिस्टेंस तो आ जाएगी हमारे पास कितना, 2πr का 3/4। तो 2πr का 3/4 या फिर बोल दूं मैं टोटल 2πr होता था, 2πr में बात समझ में आ गई ना। तो 2πr का 3/4 बात समझ में आ रही है। 3/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो बात समझ में आ गई है। और सेम ऐसे मैं पूछता हूँ आपसे डिस्प्लेसमेंट, तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से इसकी अगर रेडियस अगर हम सर आर ले रहे हैं तो ये आर और ये भी आर, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी कैपिटल आर ले लें तो ए से डी की जो ये वाली डिस्टेंस होगी ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लेंथ। तो ए से डी को मिलाया तो ये जो लेंथ आएगी ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आर आर का कितना आ जाएगा, √2। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया है आपको, बस पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई है यहाँ तक, तो ये पार्ट कवर। तो देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसमें ना आपके सामने एक ग्राफ बनाया है, वेलोसिटी
और टाइम के बीच में। तो आप जानते हैं वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो ग्राफ आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, देखो टाइम इंक्रीज करता जा रहा हूँ पर उसका जो वेलोसिटी है वो सेम बनी हुई है, जो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड ले लिया तो 10 ही बना रहा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा हमारे पास, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, मतलब वो टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। मान लीजिए उसका टाइम बढ़ता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो ये जो ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप जानते हैं क्या, कि एवरेज वेलोसिटी को जब समझना है हमें, तो हमें ध्यान रखना है क्या, कि सर एवरेज वेलोसिटी को जब डिफाइन किया गया है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं भाई, सर अलग अलग वेलोसिटी आ रही थी अलग अलग टाइम पर, मुझे तो उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो मैंने क्या करा, उसका जो उस पाथ में उसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया अपॉन उसका जो टोटल टाइम लगा वो लिख दिया। तो मतलब जब भी आपको एवरेज की बात की जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का डिस्कशन करना होगा। बात समझ में आ रही है, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अपॉन टाइम से। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, उसके थ्रू जो आने वाली क्वांटिटी होगी वेलोसिटी, वो भी क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि यहाँ पर अपने कोई डिस्कशन में यूज नहीं आएगा, अपन को सिंपल बता देंगे डायरेक्शन, रेक्टिलिनियर मोशन के अकॉर्डिंग सारा डिस्कशन होगा अपने यहाँ पर। तो ये बात समझ में आ गई। सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की जाएगी तो हम किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो ये भी अभी हमारे पास इतना फोकस नहीं है, हमें एवरेज वेलोसिटी पे बहुत फोकस करना होगा। इसको आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं जो डिस्कशन करूंगा आपके सामने आगे का, उन सबके अंदर कुछ ग्राफ और जो थियोरिटिकल पार्ट है, मतलब न्यूमेरिकल डाटा जो होगा उसके अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस और ग्राफिकल क्वेश्चन सारे एक तरह के साथ लिए जाएंगे। तो दोनों का जो डिस्कशन करूंगा मैं एक साथ करूंगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। तो ये एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गई है आपको। इस पे क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा कि उन पे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। हालांकि इन पे और भी तरह के ग्राफ बनाए जा सकते हैं, कि जैसे मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है तो साथ ही साथ बना सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक चीज और बतानी है मुझे यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी जो हमने लिखी है वो लिखी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या है, ये रेशियो। मतलब अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो ये x जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं हम इसे, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन तो टोटल टाइम लगा, तो डेल्टा टी लिख दीजिए इसे, t2 माइनस t1। बात समझ में आ रही है, t फाइनल माइनस t इनिशियल लिख सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है आपको, तो देखो ये अगर जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसका स्लोप। क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप। तो जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, तो वेलोसिटी जो है हमारे पास, वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे तो आप बोल रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सर, जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट का बोला x और टाइम को बोला t। तो जो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या देगा हमें, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हमें दे देगा उसकी वेलोसिटी। अगर ये बात समझ में आ गई है आपको, तो अब हमारे पास यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि जो भी ग्राफ दिखेंगे वहां देखते हमें पता लग जाएगा उसकी वेलोसिटी निकालनी है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर छोटा सा, जल्दी से देख के बता दीजिएगा कि मान लीजिए मैंने ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको, जैसे यहाँ दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक कर्व दिया गया है आपको, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो मान लीजिए मैंने आपको यहाँ दो कर्व बना के दिए हैं इस तरह से, मान लीजिए ये कुछ इस तरह के दिए गए। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए ये कर्व ए है और ये कर्व बी है, तो बताइए दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दोनों मूव कर रहे हैं, तो किसका स्पीड ज्यादा होगा, किसका स्पीड कम होगा, या मैं पूछ लूं किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी। तो देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे चाहे डिस्टेंस दे, दोनों के थ्रू अगर पॉजिटिव साइड में ग्राफ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम चलेगी। तो हम यहाँ दोनों बात बता सकते हैं, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो। तो देखो यहाँ पर स्लोप किसका ज्यादा आ रहा है, बी का। सर एंगल जो बी ने बनाया है वो ज्यादा है, थीटा बी ज्यादा है किससे, थीटा ए से। तो जो थीटा बी का ज्यादा है थीटा ए से, मतलब स्लोप ग्रेटर है, और स्लोप ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी,
ज्यादा, तो स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए, या वेलोसिटी के लिए पूछा जाए तो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। बात समझ में आ गई? तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए आराम से कर सकते हैं आप, इस तरह से ग्राफ देख के बता सकते हैं क्या होगा। बात समझ में आ गई? इस ग्राफ पे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखिए। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन दिया हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सिंपल समझ लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है और आपको बताना है फाइंड पोजीशन एंड टाइम व्हेन दे मीट। ए और बी की दोनों की हमें स्पीड गिवन है और हमसे बोला गया है दोनों किस पॉइंट पर, मतलब किस टाइम पर मीट करेंगे, वो टाइम बताना है हमें, और किस पोजीशन पर मीट करेंगे वो बताना। तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि वो दोनों टाइम टी पर मिल रहे थे और उनकी पोजीशन मान लेते हैं अपने यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, तो मैंने मान ली क्या माने डी डिस्टेंस मान लेते हैं, तो डी डिस्टेंस पर जाकर मिल रहे हैं। तो आप जानते हैं दोनों की स्पीड गिवन है, तो सिंपल सा हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर आपको पता है सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, तो जिसको वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ xt कर्व। बात समझ में आ रही है? स्लोप ऑफ xt कर्व निकाल लेंगे हम। स्लोप ऑफ xt कर्व निकालना तो पहले वाले बात करते हैं अपन ए के लिए बात करते हैं। ए की स्पीड कितनी दी हुई है, 8 मीटर पर सेकंड, तो 8 मीटर पर सेकंड स्पीड गिवन है ए की। तो ए के लिए जो डिस्टेंस कवर करी ए ने वो कितनी लेंगे हम जब मीट करेंगे, डी डिस्टेंस कवर करी ए ने। देखो वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ है, कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ है तो उसने डिस्टेंस कवर करी डी और टाइम लिया टी। तो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है टी टाइम के अंदर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम क्या निकाल लेंगे, एक रिलेशन। सेम ऐसे केस में अगर आपसे बोलता हूँ बी की बात करें हम, ये तो किसी बात होगी फॉर ए, सेम बात करें हम फॉर बी, तो बी की बात करेंगे तो बी कितना चला हमारे पास, बी देखो स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ था 20 पर और फाइनली कहाँ पहुंचा वो डी पर। तो देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आपसे बी तो इतना ही पार्ट चला है, तो कितना चला डी माइनस 20, तो उसकी स्पीड गिवन है 6, कितनी गिवन है 6, तो उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी करी डी माइनस 20 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक, टाइम तो सेम लगेगा इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो टाइम कितना लगेगा टी। तो यहाँ से आपके पास डी इक्वल टू तो आ गया 8t और यहाँ से मिल गया d माइनस 20 इज इक्वल टू 6t। सबसे पहले अगर आपको पोजीशन निकालनी है दोनों को डिवाइड कर लो, तो क्या दोनों को डिवाइड करने से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा देखो d माइनस 20 अपॉन डी, सेकंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन कर रहा हूँ मैं, सेकंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए d माइनस 20 अपॉन डी इजिकल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, d माइनस 26 अपॉन 8, कैंसिल आउट कर लेंगे 3/2 3 4, सोल्व कर लेंगे, अब आ जाएगा 40d माइनस 4 2 जा 80 इजिकल टू 3d, तो 3 में से 4 में से 3 गया तो d इजिकल टू 80 मीटर। बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से पोजीशन आ गई है, तो क्या टाइम निकाल सकते हैं, पोजीशन आ गई आपके पास 80 तो टाइम आ गया 10 सेकंड। बात समझ में आ गई है? दोनों इक्वेशन से फाइंड कर लिया हमने। इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से सोल्व किया। यहाँ पर हमने फाइंड किया क्या कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो तो उससे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, आपको सिंपल सा इतना पता होना चाहिए। अभी जो आपके काम आएगा क्या कि सर हमें तो ग्राफ देखकर क्या निकालना होगा, उसका स्लोप पता लगाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि कैसे भी कोई सा भी ग्राफ है उसको एक साथ एक्सप्लेन कर लेंगे। बात समझ आ रही है? कैसे भी सोल्व करना है, बस वो ट्रिक ध्यान रखना है। अभी तो जिसमें बता रहा हूँ आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए। यही समझ में आ गया तो एक तरीका बताऊंगा, पैटर्न को याद रखिए तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? यहाँ तक बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट देखिएगा। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे सिंपल सा बोलूं कि हमसे बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट, देखो अभी स्पेशल केस ले रहे हैं हम, स्पेशल केसेस बात कर रहे हैं, स्पीड के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशल केसेस के। मान लीजिए आपकी टोटल जर्नी में जो डिस्टेंस कवर की गई थी वो डिस्टेंस डी कवर की गई है और उसमें टाइम लगने वाला टी टाइम। कितना टाइम है? टी टाइम। तो क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा गया इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल, सॉरी फर्स्ट देखो मैंने बोला फर्स्ट हाफ जर्नी हमें ए से बी तक मूव कराना है ऑब्जेक्ट को, और हमसे बोला गया
कि फर्स्ट हाफ जर्नी जो फर्स्ट d/2 डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर की गई विद स्पीड v1 और सेकंड हाफ डिस्टेंस कवर की गई v2 से। याद रखिएगा पहला केस जो ले रहा हूं उसमें मैंने टाइम अलग अलग हो सकता है, मैंने यहाँ पर उन्होंने डिस्टेंस जो कवर करी है वो इक्वल ली है, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करा रहा हूँ, टाइम का नहीं दिया है, स्पीड अलग अलग ली है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ की एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। तो क्या जानते हैं आप कि सर वी एवरेज निकालना है, तो हमारे पास क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सर यहाँ पर जो टाइम है वही हमारे पास नहीं है, तो मैंने मान लिया कि आपकी जर्नी में जो टोटल टाइम टी लग रहा है वो कितना है वो पता कर लें। तो अगर फर्स्ट वाले में मैं मान लेता हूँ टाइम t1 लगा और सेकंड वाले केस में टाइम t2 लगा, तो जो मेरा यहाँ t होगा वो कितना होगा t1 प्लस t2। अब देखिए मेरा टारगेट है सर t1 और t2 निकालना, तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा t की जगह पुट कर दूंगा t1 प्लस t2, तो टोटल टाइम लगा मुझे t1 प्लस t2। तो देखिए t1 को निकालना है, तो बताओ इस जर्नी के अंदर स्पीड क्या थी v1, तो v1 डिस्टेंस कवर करी, v1 स्पीड से कवर करी हमने d/2 डिस्टेंस विद टाइम t1। बात समझ में आ रही है। तो यहां से मेरे पास आ गया है कितना, हमारे पास टाइम t1 कितना आ गया d/2 अपॉन v। सेम अगर मैं आपसे पूछता हूँ सेम ऐसे कैसे t2 निकालना है हमें, तो t2 कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे t2 आ जाएगा सर d/2 अपॉन v2। बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गई। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, d अपॉन 2v1 अपॉन प्लस d अपॉन 2v2, यहाँ से d कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, सोल्व करेंगे हमें मिल जाएगा कितना 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो जब भी आपके पास इक्वल डिस्टेंस कवर की गई है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकंड हाफ डिस्टेंस या कोई भी जर्नी है आपकी उसके अंदर, तो ये जो केस आया यहाँ पर अगर मैं आपके ज्यादा वो ले लेता कंडीशन, जैसे मान लीजिए अभी मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, अगर सेम केस में ले लेता 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड की गई जर्नी को, फर्स्ट d/3 पार्ट, सेकंड d/3 और थर्ड d/3, बात समझ में आ रही है। तो इसमें टाइम भाई हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ d, तब हमारे पास 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं हमने d/3 तो फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस v1 से चला रहा हूँ, सेकंड v2 से, थर्ड v3 से, तो कितना आ जाएगा मेरा। सेम सर सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा हमारा, तो मैं तो ये जानता हूँ कि v एवरेज निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/3v1 1/3v2 प्लस 1/3v3। बात समझ में आ रही है। सेम यहीं का ये लोग पैटर्न फॉलो करेगा, तो यहाँ से आपको सोल्व करने पर कितना मिल जाएगा। देखो ये बहुत कैलकुलेशन में वो होगा, आपको केवल पैटर्न याद रखना है कि इस तरह के पैटर्न से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी हालांकि इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप 2 को सोल्व करके फिर तीसरे के साथ सोल्व कर सकते हैं, बेसिक फंडा लगाना है, बाकी सोल्व करने का तरीका यही है। बात समझ में आ गई है। तो इस तरह से आ गया, 4 के लिए पूछा जाएगा तो 4 के लिए लगा लेंगे, हालांकि इससे ज्यादा कभी आपके लिए पूछा नहीं जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट सेकंड केस क्या दिया जा रहा है आपको, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी जो जर्नी थी उस जर्नी के अंदर मैंने टोटल डिस्टेंस तो डी थी, अब मैंने आपसे बोल दिया कि फर्स्ट हाफ टाइमिंग के लिए, मान लीजिए मेरा डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितनी कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और मैंने बोला फर्स्ट हाफ टाइमिंग के लिए टोटल जर्नी का टाइम तो टी था, यहाँ डी डिस्टेंस कवर की थी, यहाँ टोटल टाइम टी मान के चल रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट हाफ टाइमिंग के लिए विद स्पीड v1 बोल दिया और सेकंड हाफ टाइमिंग के लिए v2 स्पीड से चल रहा है। आपसे पूछा गया बताइए भाई आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर एवरेज स्पीड निकालनी है, तो v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये होता है, मैं टोटल टाइम t लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, तो टोटल टाइम t लेके चल रहा हूँ, तो मुझे बताइए आप टोटल टाइम t लेके चलता हूँ, हाफ टाइमिंग t/2 और यहाँ का टाइम t/2। तो आपने कहा सर हमारा तो बेसिक कंसेप्ट d डिस्टेंस कवर की, पहला डिस्टेंस जो देखो, अब यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस d लेके चल रहे हो, आपको नहीं पता, आपने मान लिया सर मैंने पहले डिस्टेंस कवर करी d1 मान लेते हैं और सेकंड डिस्टेंस कवर करी d2, तो आप बोलेंगे सर मेरा जो d है वो d1 प्लस d2 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा d था उसकी जगह हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है सर d1 प्लस d2।
अपॉन टोटल टाइम तो टी था ही सही, क्योंकि हमें उसने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करवाया था। अब देखिए d1 डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा, तो यहाँ के लिए लगाया हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना मिल गया मुझे यहाँ से, v1 आ गया सर हमारे पास 2d1 अपॉन टी। सेम ऐसे v2 पूछूंगा मैं आपसे, तो सेम जैसे सर आपने v1 लिखा, v2 कितना आ जाएगा मेरे पास 2d2 अपॉन टी। बात समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई तो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो d1 तो आ गया मेरे पास कितना v1t/2 और v2 आ जाएगा, सॉरी d2 आ जाएगा हमारे पास कितना v2t/2 अपॉन में t कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v एवरेज हमारे पास मिल जाएगा v1 प्लस v2/2। ये बताने का पर्पस क्या था मेरा मेन पर्पस है आपको ध्यान रखना है, जब इक्वल डिस्टेंस की बात कर दे कि 2 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल स्पीड से, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। और जब आपसे बोलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफरेंट स्पीड से चल रहा हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग के लिए डिफरेंट स्पीड से चल रहा हो, तो ये फॉर्मूला यूज कर, बात समझ में आ गई? हमेशा ये यूज कर लेते हैं सभी स्टूडेंट, ये गलती हो जाती है, याद रखें ये गलती ना हो। ये कब लगाना है, जब इक्वल टाइम इंटरवल के लिए चले। बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे आप कर सकते हैं आराम से, 30-60 स्पीड दे रखी होगी, पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो ध्यान रखेंगे कब किसको लगाना है, इस चीज का पता रहेगा। ठीक है, नोट कर लेते हैं।